Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, it's Abbas Jafri from Asas National School. Today is 25th of August 2020 and we are studying chemistry of class 9th. So we are studying chapter number 2, structure of atoms. Structure of atoms. And today is lecture number 28. So in today's lecture, dear students, we will study about the new concept of atomic model, that is Rutherford atomic model. What are the observations made by Rutherford in his atomic model? We will discuss this topic as well. And the last one is results of Rutherford atomic model. So let's start today's lecture. Well, dear students, this is the page number 31 of your textbook and this is chapter number 2 and name is structure of atoms. Today's lecture, that is 2.1.1, Rutherford's atomic model. So dear students, we repeat that we have studied several concepts about the atomic model. The first concept was the Greek's concept about atoms, and the second one is Dalton's atomic theory, plum pudding theory. So in this chapter we will determine and we will understand that how atoms look like inside. अंदर से एटम जो है वो कैसा होता है, इस चैप्टर में हम ये चीज़ को स्टडी करेंगे कि उसके एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कुड कोएग्जिस्ट इन एन एटम. प्लम पुडिंग थ्योरी में हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे दूध की खीर में बादाम होते हैं, प्लम्स इन द पुडिंग, सो दैट कॉन्सेप्ट वाज टू रिडिकुलस कॉन्सेप्ट, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करने के लिए एक सर्टेन सेट ऑफ रूल का होना चाहिए जो कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं था. रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे उसने कुछ रिजल्ट्स ऑब्ज़र्व किए कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. तो कुछ लेट स्टार्ट करते हैं कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया वो किस तरह का था. रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे रह सकते हैं एक एटम में. उसके लिए उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को 0.0004 थिक गोल्ड फॉयल में से गुजारा. अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होते हैं बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम. दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई. दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली क्या थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं. तो जो बुक में ये डायग्राम बनी हुई है दैट इज़ जस्ट रिजल्ट्स की डायग्राम है या ऑब्जर्वेशंस की डायग्राम है, लेकिन जनरल डायग्राम है जो रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया वो अवेलेबल नहीं है. इसके लिए कुछ हमने रिसर्च की है फ्रॉम इंटरनेट, गूगल, एंड उस रिसर्च में तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डायग्राम्स शो हो रही हैं एंड दी डायग्राम्स आर क्लियरली एक्सप्लेन कि गोल्ड फॉयल किस तरीके से प्लेस हुआ था और किस तरीके से जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसके ऊपर बम्बार्ड किया गया था. यहाँ पे जो देखें एक डिटेक्टिंग स्क्रीन है, एक सेंटर में गोल्ड का एक बारीक तरीन थिन गोल्ड फॉयल है और यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिटर नज़र आ रहा है हमें, वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो निकल रही हैं. अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो है वो डायग्राम्स शो हुई हैं हमें यहाँ पे. ये देखते हैं कि यहाँ पे भी रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में दिखाया हुआ है कि रेडियो एक्टिव सोर्स अल्फ़ा पार्टिकल्स को गिरा रहा है गोल्ड फॉयल के ऊपर. तो ये बारीक होने की वजह से इंतहाई लो लेयर्स, एक बारीक सी लेयर्स होगी एटम्स की, इसका उसको सामना करना पड़ेगा.
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों साइडों पे जो एक रिंग सा बना हुआ है, ये बेसिकली एक स्क्रीन है जिसके ऊपर जब अल्फ़ा पार्टिकल्स टकराएंगे तो चमक पैदा होगी, जिस वजह से जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगे। तो इसकी आप मज़ीद जो है वो ये देखें, ये प्लम पुडिंग मॉडल की डायग्राम है और नीचे ये देखें यहाँ पे रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो है वो मेंशन किया हुआ है। इसमें देखें कि कहता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स ट्रैवल थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। तो मकसद ये था कि आपको बुक के अलावा डायग्राम शो की जाए कि जिसके अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो एक रेडियो एक्टिव सोर्स से एमिट हो रहे हैं। ठीक है, जब भी कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। जब कोई एटम रेडियो एक्टिव एटम अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है तो वो अल्फ़ा बीटा और गैमा रेस की फॉर्म में एमिट्स को एनर्जी को रिलीज़ करता है। द एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम डिकेज इन न्यूक्लियर एक्टिविटी, तो वो डिके अल्फ़ा बीटा और गैमा रेस की शक्ल में होता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम के एटम होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। सो यू कैन से दैट के जब भी हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करेंगे तो वो हीलियम के एटम होंगे, हीलियम के पॉजिटिव चार्ज वाले एटम होंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आपको बाकायदा मेंशन हुआ है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का आपने जो लिखना है क्वेश्चन, वो लिखना है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स are emitted by radioactive elements like radium and polonium. They are actually helium nuclei and they can penetrate through matter to some extent. चूँकि वो मैटर के अंदर से पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो ये देखने के लिए कि एटम के अंदर क्या चीज़ है, कितना हिस्सा खाली है और कितना हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स का इंतखाब किया कि हमें गोल्ड फॉयल के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स को गुजारना चाहिए। इधर डायग्राम में हम देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स एक रेडियो एक्टिव बॉक्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल जहाँ पे मौजूद है एक बॉक्स में, वहाँ से निकल रहे हैं और वो गोल्ड फॉयल के ऊपर टकरा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल्स का रेडियो एक्टिव बॉक्स है जहाँ से ये गुजर रहे हैं और वहाँ से गोल्ड फॉयल जो है वो इतना ज़्यादा थिन है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स उसके अंदर से निकल कर मुख्तलिफ़ एंगल्स के ऊपर एक डिटेक्टर यानी कि एक चमकदार स्क्रीन है उसके ऊपर ये आकर टकरा रहे हैं। तो बेसिकली जो डायग्राम है बुक के अंदर वो मेंशन नहीं है, तो दैट्स वाई आई एक्सप्लेन दिस डायग्राम फ्रॉम इंटरनेट। तो क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं। सो अल्फ़ा पार्टिकल्स ही ऑब्जर्व दैट अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं जो कि पेनिट्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि एटम्स के अंदर क्या जगह है, एटम का जो एरिया खाली है भरा हुआ है उसमें क्या मौजूद है, उसके लिए अल्फ़ा पार्टिकल्स को यूज़ किया गया। ऑब्जर्वेशंस, ही ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। हुआ ये कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि डायग्राम में कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उसके ऊपर इसके सारे इफ़ेक्ट्स जो है उसको उसने ऑब्ज़र्व किया। ये देखें, ये जो सारी अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये जो चमकदार निशान नज़र आ रहे हैं आपको, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉयल के अंदर से गुजरने के बाद की का इमेज है। ऑन अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड से वो स्क्रीन थी, जब उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स गिरते थे तो वो चमक पैदा करते थे। ही प्रूव्ड दैट प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट। प्लम पुडिंग मॉडल करेक्ट नहीं था। कैसे करेक्ट नहीं था उसकी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपने नोट कर लेना है, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसने ये ऑब्ज़र्व किया ऑलमोस्ट तकरीबन सारे के सारे पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल में से सीधे गुजर गए। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड,
और ये सीधी सीधी लाइनें इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि तकरीबन 90% पार्टिकल सीधे गुजर गए हैं, जो हमें ये बताता है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी है, खाली है। बहुत ज़्यादा एटम का हिस्सा जो है वो खाली है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन नंबर 2 ये किया कि आपको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो ये जो एक रे आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द रे ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। इसके अंदर, इस रे के अंदर तकरीबन 20,000, यानी कि इस रेस के अंदर 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स एक रे के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो जो रे है छोटी सी, वो 20,000 पार्टिकल्स जब गए, ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, यानी कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए एट लार्ज एंगल्स, बड़े एंगल्स के ऊपर, और बाकी वेरी फ्यू और कुछ ही जो है वो वापस टकराने के बाद वापस आ गए ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल, और वो गोल्ड फॉइल को टकराने के बाद ही फ़ौरन वापस आ गए। तो 2 ऑब्जर्वेशंस हुई कि काफ़ी ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बहुत ज़्यादा तो अनडिफ्लेक्टेड ही गुजर गए, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए, और कुछ की डिफ्लेक्शन जो है बहुत कम हुई, और कुछ रिपेल्ड बैक हो गए, बाउंस बैक हो गए। ठीक है ना। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशंस होगी। आप देखते हैं इस डायग्राम में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि एक रेज आ रही है, वो बिल्कुल ये देखें सीधे गुजर रही है, बीच में से अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजरते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। और वो टकराते कब हैं या बाउंस बैक कब होते हैं? जब उनके दरमियान में ये न्यूक्लियस के साथ ये हल्का सा कोनों पे टकरा देते हैं और ये वापस आ जाते हैं। ठीक है ना। अब एक और भी हम आपको चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है इसमें कि ये टकरा क्यों नहीं रहे न्यूक्लियस के साथ। तो चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल्स भी प्लस होते हैं और रेज भी पॉजिटिव चार्ज वाली होती हैं, तो ये टकराने की बजाय उनके सेम चार्जेस की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। चार्जेस सेम है इसलिए वो डायरेक्ट टकराते नहीं हैं, ये यहाँ टकरा जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये यहीं से बाउंस बैक हो जाएंगे। ठीक है ना। मसलन फ़र्ज़ करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यहीं से टकराने के बाद ये बाउंस बैक हो जाएंगे। वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि वो साथ टकरा जाए। यहाँ से ये, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों साइडों में पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट से कुछ रिज़ल्ट को गैदर किया। ही गैदर रिजल्ट्स फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस। तो वो कहता है कि कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट्स, रदरफोर्ड प्रपोज्ड प्लानिटरी मॉडल ऑफ एन एटम, कंक्लूडेड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। और जो रिजल्ट्स रदरफोर्ड ने दिए उससे जो एटम्स की बात हुई, वो जिस तरह कि हमारा सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम है, इसके सेंटर में सन है, सूरज है, और सारे इर्द गिर्द चारों तरफ पे जो घूम रहे हैं प्लैनेट्स। इस तरीके से ही उसने कहा कि ये कोई ऐसा ही सिस्टम है कि सेंटर में एक कोई सॉलिड चीज़ मौजूद है, जहाँ से जो बता रही है कि एक न्यूक्लियस है सेंटर में, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिपेल करता है, और बाकी सारा एरिया खाली है। जैसे कि सोलर सिस्टम में बहुत सारा एरिया खाली है और दरमियान में चंद एक जो है वो गिने चुने प्लैनेट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो उसने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कहा कि सिंस मोस्ट, अब ये रिजल्ट्स मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अब ज़रा गौर से देखें डायग्राम के अंदर कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड जो हैं वो गोल्ड फॉइल में से गुजर गए हैं। यहाँ पे देखें कि कुछ सीधे चले गए, ठीक है ना, अनडिफ्लेक्टेड हो गए, लेकिन काफ़ी जो है वो टकरा गए। तो यही वो कहता है कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वन एटम इज़ एम्प्टी। एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स बगैर किसी को टकराए अल्फ़ा पार्टिकल्स में से गुजर गए। उसके अलावा वो कहता है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट, ये साबित कर दिया कि एक सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, जहाँ से टकराने के बाद पार्टिकल्स वापस रिपेल करते हैं या काफ़ी एंगल्स पर बाउंड होते हैं। इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियस जो है सेंटर इसका मौजूद है। द कम्प्लीट रिबाउंस ऑफ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स का मुकम्मल पलट कर वापस आना ये बताता है कि न्यूक्लियस ना सिर्फ बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत ज़्यादा सख्त भी है कि उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स पेनिट्रेट नहीं कर सके। पॉइंट नंबर 4 है
सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, इट शोज़ दैट न्यूक्लियस का साइज़ एटम के मुकाबले में वेरी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत थोड़े से ही डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब ये है कि असल में एटम बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस का साइज़ एटम के मुकाबले में बहुत छोटा है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद वो नेक्स्ट कहता है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। क्योंकि उसने यही कहा कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो तो अब न्यूक्लियस में तो हो नहीं सकते क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज का हामिल हिस्सा है, इसलिए उसने कहा कि जो जिस तरह प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में, इस तरीके से उसने कहा कि उसने ऑर्बिट्स की बात नहीं की कि भाई ऑर्बिट्स की बात की, उसने कहा बस प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं जिस तरह, बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में मूव करते हैं। और उसने कहा कि जो एटम है वो बेसिकली एक सोलर सिस्टम की तरह बना हुआ है। उसके बाद है कि एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। अगर एटम को हम देखें मुकम्मल तौर पे तो वो एक न्यूट्रल है, लेकिन सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, उसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस। तो इसलिए एटम प्लस माइनस कैंसिल होके न्यूट्रल हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही प्लस वाले, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद कहता है कि सिवाय इलेक्ट्रॉन्स के बाकी तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, बकाया तमाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी कि बताएंगे जी व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या हैं, बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो न्यूक्लियस में रहते हैं, उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो था इसको हम थोड़ा सा समराइज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वो ये था कि रदरफोर्ड ने एक और एटम एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया और उसने कहा कि एक अल्फ़ा पार्टिकल्स का इंतखाब किया है गोल्ड फाइल को पेनिट्रेट करने के लिए। गोल्ड फाइल में से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डायरेक्ट गुजर गए और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बैंड हुए। उसने कहा कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है और जो बेंडिंग हुए हैं एटम, इसका मतलब है कि सेंटर में एक मजबूत न्यूक्लियस मौजूद है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और ये एक ऐसे मॉडल है जैसे कि एक सोलर सिस्टम है। तो इस लेक्चर को बार बार देखिए, बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़िए, तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। आज के लेक्चर के एंड पे असाइनमेंट ये है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रिज़ल्ट्स और उनकी ऑब्जर्वेशंस। तो पेपर में 2 मार्क्स के ऑब्जर्वेशंस आती हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का रिजल्ट्स आता है। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर अल्फ़ा पार्टिकल्स। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।